तो जो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिजन। कोलिजन का देखो मतलब क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी की पाथ में आ जाए या उसके साथ में टकरा जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोलिजन। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। टू बॉडीज कोलाइड व्हेन वन केम इन पाथ ऑफ अदर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के पाथ में आ जाती है तो उस चीज को बोला जाता है कोलिजन। एक बॉडी दूसरी बॉडी के पाथ में आ गई है, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, वन बॉडी इज इन्फ्लुएंस अदर बाय ए फोर्स। एक बॉडी दूसरी बॉडी को किसी फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस कर दे रही है तो वो भी अपने पास में कोलिजन ही होता है। शायद आपस में नहीं भी टकराएं पर फिर भी उनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से गोल्ड न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो वो इसके न्यूक्लियस से टकरा नहीं रहा था, बट इस केस में भी उसको कोलिजन बोला जाता था कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। वो भी एक टाइप से कोलिजन ही है, ठीक है। कोलिजन क्या होता है भाई? कोलिजन होता है प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन था उससे थोड़ा सा अलग डिस्ट्रीब्यूशन इसका बन जाता है। मतलब कि पहले इसको लिख लेते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये होता है अपने पास में लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम जब भी होगा अपने पास में, जब भी कोई कोलिजन होगा तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है कोलिजन। बेटा तो एनर्जी लॉस के अकॉर्डिंगली जो कोलिजन है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप ऑफ कोलिजन। 3 टाइप के जो कोलिजन है उनको डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू एनर्जी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो जो 3 कैटेगरी हैं या जो 3 टाइप के कोलिजन है उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप का जो कोलिजन है वो होता है बेटा इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले टाइप का कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सेकंड टाइप का जो कोलिजन है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। और थर्ड टाइप का जो कोलिजन है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये 3 टाइप है अपने पास में कोलिजन के, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, तो यही है अपने पास में 3 चीजें। सबसे पहले कोलिजन की अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले टाइप का कोलिजन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले टाइप का कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेटा वो कोलिजन हो जाता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसा कोलिजन है जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है। सेकंड टाइप का जो कोलिजन है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन ये है जिसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा लॉस होता है। तो ये है कि सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा लॉस होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसका मतलब है कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस होता है। ये 3 टाइप के कोलिजन हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सबसे पहले चीज में देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में जो बॉडी है उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कोलिजन हुआ
कोलिजन के बाद में क्योंकि कोई एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं, तो बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई, मतलब जो बॉडी की जैसी शेप थी वैसी ही शेप रह गई है। ठीक है, तो इसमें है नो डिफॉर्मेशन ओवरऑल, इसमें ओवरऑल कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है और थोड़ी सी हीट लॉस होती है, सम डिफॉर्मेशन या फिर हीट लॉस। इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है और थोड़ी सी हीट लॉस होती है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाती है, मतलब बॉडी की जो शेप थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बदलने का चांस रहता है। जैसे कोई ट्रक है, ट्रक का कोलिजन हो जाए तो उस केस में बहुत तेज़ स्पीड में हो तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सा जाता है। ठीक है, ऐसे एक ट्रक का अगर किसी बॉल से कोलिजन हो तो डिफॉर्मेशन बहुत कम है, तो ऐसा कुछ इसको समझा जा सकता है। डिफॉर्मेशन एंड हीट लॉस इज हाई, हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस या डिफॉर्मेशन होता है, या काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि भाई अप्रोच और सेपरेशन की वेलोसिटी। अप्रोच की वेलोसिटी का मतलब है कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले किस तरीके से एक दूसरे की तरफ पार्टिकल जा रहे थे, और कोलिजन के बाद में किस तरीके से एक दूसरे से दूर की तरफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस बारे में इसको पढ़ा जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो अप्रोच की वेलोसिटी है वही सेपरेशन की वेलोसिटी होती है। अप्रोच जो है वो होती है बिफोर कोलिजन और सेपरेशन होती है आफ्टर कोलिजन। इसको बोला जाएगा बिफोर कोलिजन, और पार्टिकल्स में जो सेपरेशन होती है वो होती है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले अप्रोच हो रही होती है, कोलिजन के बाद में सेपरेशन हो रही होती है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कोलिजन के बाद में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में सेपरेशन जो है, उनका जो गैप बढ़ रहा है बीच में कोलिजन के बाद में, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है। अप्रोच उनमें फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेपरेशन। ओके, नंबर थर्ड है जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है, कोलिजन के बाद में दोनों पार्टिकल सेपरेट ही नहीं होते हैं, ऐसा कोलिजन को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नो सेपरेशन एट ऑल, कोलिजन के बाद में जो बॉडीज हैं उनके बीच में सेपरेशन नहीं होता है, तो ऐसे कोलिजन को बोला जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये 3 टाइप के कोलिजन डिफाइन किए जाते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल हैं वो भी बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी लॉस ही ना हो, देखो रियल लाइफ में तो हो नहीं सकता है, बट एक कोलिजन है जो हम बहुत बार पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। ये क्या बताता है, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच वाले जो भी कोलिजन है वो हम इलास्टिक मान के चलते हैं कि उनमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो कोलिजन बिटवीन गैसियस स्फीयर, जो गैसियस स्फीयर है या जो गैसियस पार्टिकल है उनके बीच का कोलिजन माना जाता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन, देखो रियल लाइफ में जितने भी कोलिजन हैं सारे के सारे इनइलास्टिक ही होते हैं। पहले बॉडीज आपस में फास्ट आ रही थी, टकराने के बाद में थोड़ा थोड़ा दूर करके सेपरेट हो रही होती हैं। तो जितने भी रियल लाइफ कोलिजन हैं, रियल लाइफ कोलिजन जितने भी हैं ये सारे के सारे इनइलास्टिक कोलिजन ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब कि दो बॉडी कोलाइड करने के बाद में कभी सेपरेट ही ना हो, ऐसे कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका अपने पास में एग्जांपल है क्ले का कोलिजन, अगर मैं स्टोन के साथ में करवा देता हूँ, क्ले प्लस स्टोन कोलिजन, इस कोलिजन को माना जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब ये है कि इस कोलिजन के बीच में, इस केस के अंदर में
जो क्ले और स्टोन के बीच में जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, मतलब जो बॉडीज हैं वो आपस में कोलिजन के बाद में सेपरेट नहीं होंगी। तो इस तरीके से इन तीन कैटेगरीज के कोलिजन होते हैं। तीन टाइप के जो कोलिजन है वो हमने लिख लिए हैं। याद रखना बेटा इन तीनों टाइप के कोलिजन को, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इन पे ही बेस्ड बनेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इन पे ही बेस्ड बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इन पे बेस्ड। उससे पहले कुछ और जो थ्योरेटिकल चीजें हैं कोलिजन की वो कर लेते हैं। कोलिजन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको लिखा जाता है बी से। ठीक है, ये क्या है कि दो पार्टिकल जब आपस में एक दूसरे की तरफ में या एक दूसरे के रिलेटिवली जब चल रहे होते हैं तब इनके कोलिजन होने वाली लाइन के बीच में जो गैप है उस गैप को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं तो दो जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटीज के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर्स, जो दो पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनके बीच में कितना सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेजर कर रहा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो जैसे एक ये पार्टिकल है, एक इसके नीचे ये पार्टिकल है। ये वाला जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसे दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं उन दोनों की वेलोसिटीज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो नेक्स्ट आता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अपने पास में कितने टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अपने पास में दो टाइप के कोलिजन होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली भी दो टाइप के अपने पास में कोलिजन होते हैं। और वो दो टाइप वाले कोलिजन कौन कौन से हैं वो हम निकालते हैं। सबसे पहले टाइप का जो कोलिजन बनता है इस केस में वो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, जहां पे इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होता है ऐसे कोलिजन को बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। जो दो बॉडीज हैं वो आपस में हेड टू हेड कोलाइड करती हैं, तो ऐसे कोलिजन को बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। देखो एक है मास m1 जो कि u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। इसके सामने ही एक मास रखा हुआ है m2 जो कि चल रहा है u2 वेलोसिटी से। ऐसे कोलिजन को बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, m1 चल रहा है u1 से, m2 चल रहा है u2 से, दोनों के दोनों सेम लाइन के अलोंग में चल रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन, दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है वो सेम ही है। ठीक है, और दोनों की जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जिस लाइन के अलोंग में आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो भी यही सेम लाइन है। ठीक है, एक टाइप का एग्जांपल ये है। ठीक है, सेकंड टाइप से हेड ऑन कोलिजन कैसे हो सकता है, कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हों। जैसे ये पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, दोनों के दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं।
u1 और u2 वेलोसिटी से, m1 और m2 इनका मास है। तो ये भी अपने पास में हेड ऑन कोलिजन है, इसमें यही है, इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन, और इसी लाइन के अलोंग में दोनों पे आपस में फोर्स लगेगा, तो यही है इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी। ठीक है, सेकंड टाइप का है जो अपने पास में कोलिजन, वो है ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन, ये अपने पास में ऐसा कोलिजन है जहां पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो नॉन जीरो होता है, ऐसे कोलिजन को बोला जाएगा ओब्लिक कोलिजन। ओके, तो इसका समझते हैं। ऐसे दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब दोनों पार्टिकल इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, जब तक ये पार्टिकल इधर पहुंच चुका था, दोनों के बीच में आपस में कोलिजन हुआ। ठीक है, ये थी ऊपर वाले की लाइन ऑफ मोशन, ये है नीचे वाले की लाइन ऑफ मोशन, और इस लाइन के अलोंग में दोनों के बीच में इम्पैक्ट लगा है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इन पे जो फोर्स लगेगा, जो एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा, वो इस तरीके से लग रहा होगा। इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगने के बाद में एक पार्टिकल कहीं इस डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा सकता है। और इनकी जो वेलोसिटी वो मैंने लिख दी है v1 और v2, जो कि पूरी की पूरी रैंडम है बेटा। डिपेंड करेगा किस टाइप का कोलिजन है अपने पास में, इलास्टिक इन इलास्टिक, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट जो रफ एस्टिमेट है, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझा है कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और ओब्लिक कोलिजन क्या है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको लिखा जाता है ई से। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको कि लिखा जाता है ई से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा रेशियो है एक, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसको डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस रेशो को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, अगर अपने पास में जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी। तो इलास्टिक कोलिजन के केस के अंदर में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों सेम ही होती हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होती है 1। इसके बाद आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये वो कोलिजन है जहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज सेपरेट ही नहीं होंगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 हो जाएगी, और अप्रोच की चाहे कुछ भी हो, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। इसके बाद में थर्ड टाइप का जो कोलिजन है वो है इन इलास्टिक, परफेक्टली, सॉरी सिर्फ इन इलास्टिक।
इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, ना तो 0 होगी ना 1 होगी। 0 होती है तब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, 1 होती है तो क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज किसी भी कोलिजन के अंदर में 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद में आता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट टाइप का जो कोलिजन है वो है सुपर इलास्टिक कोलिजन, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है, 1 से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसलिए बता दी है, अदरवाइज अपने सिलेबस में ये 3 ही कोलिजन है। ठीक है, सुपर इलास्टिक कोलिजन में कोई ना कोई अलग से सोर्स लगा रहता है जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि सेपरेशन से ज़्यादा, मतलब कि अप्रोच की वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, सॉरी सेपरेशन की वेलोसिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसमें कोई ना कोई अलग से सोर्स लगा रहता है, इस बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज़ नहीं है, बस इतना सा तक ही हमें याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए लिखवाया गया है। अब देखो कोलिजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि अपने कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके। देखो, टू मास, दो मास है अपने पास में, 2 kg एंड 4 kg कोलाइड इलास्टिकली। दो मास है जो इलास्टिकली कोलाइड कर चुके हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के उनके बीच में हो रहा है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटीज। इस केस में जो इन पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, और साथ साथ में इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है। एक 2 kg का मास है, पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, बाद में उसके साथ में एक 4 kg का मास है जो कि चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, और जैसा कि मैंने बताया है दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है, तो कोलिजन के बाद में इनकी जो वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी v1 और v2 वो हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड आउट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। देखो तो बेटा समझाते हैं, इजी सा कंसेप्ट है, इजी से इसके आंसर आ जाएंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब देखो जब भी कोलिजन हो रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाला पार्टिकल है ये फास्ट चलेगा, आगे वाला पार्टिकल स्लो चलेगा, तभी जाके कोलिजन हो पाएगा, ना तो ये ही अगर स्लो है तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन होने के बाद में जो आगे वाला पार्टिकल है वो फास्ट हो जाता है, पीछे वाला पार्टिकल है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि इससे कुछ मोमेंटम आगे वाले को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि आगे वाले की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, पीछे वाले की, सॉरी मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, पीछे वाले का थोड़ा सा घट जाता है। तो कोलिजन के बाद में सेपरेशन ही होता है, कोलिजन से पहले अप्रोच ही होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हैं अपने पास में, तो उस केस में दो इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन तो आ जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। ऐसे करना है, बस इतना सिंपल सा इसका लॉजिक है। सबसे पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला जो काम इसमें लगाएंगे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2 × 10 + 4 × 6। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इसका बनता है 2 × v1 + 4 × v2। अब इसको करते हैं 20 + 24 = 2v1 + 4v2। ये बन जाता है 44 = 2v1 + 4v2।
इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 22 इज इक्वल टू V1 प्लस 2V2। ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। इस केस में ये जो इक्वेशन है ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। बाद में कोलिजन के बाद की सिचुएशन है वो लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, कोलिजन से पहले और बाद की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो ये आ गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो जो अप्रोच की वेलोसिटी है और सेपरेशन की वेलोसिटी है वो दोनों की सेम ही होगी। तो ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस 10 से इसके पीछे आ रहा है, 6 से आगे चल रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी 10 माइनस 6। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा दी, v2 माइनस v1, तो 4 बन जाता है v2 माइनस v1, जो कि बन गई है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 थी ये 22 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 2 है ये 4 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बस इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, तो 22 प्लस 4, ये बेटा दो इक्वेशन है इनको सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो इक्वेशन को सोल्व देखो कैसे किया जाता है, एक में प्लस वी वन है एक में माइनस वी वन है, तो इन दोनों को हम ऐड ही कर दिया करते थे, वही वाला अप्रोच है वो लगा रहा हूँ मैं। तो ये बन रहा है v1 प्लस 2v2, आगे बन गया है v2 माइनस v1, तो v1 से v1 कैंसिल आउट, तो 3v2 इसकी वैल्यू हो चुकी है 26। इसका मतलब है v2 है उसकी वैल्यू बन गई है 26/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से इसकी जो मतलब दूसरा वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आ गई है 26/3 मीटर पर सेकेंड, अभी v1 की वेलोसिटी बची हुई है, तो इसकी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 4 इज इक्वल टू 26/3 माइनस v1, तो v1 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 4, 3 आ गया है एलसीएम 26 माइनस 12, तो ये बन जाता है 14/3 मीटर पर सेकेंड। ये बन गई है अपने पास में v1 की वेलोसिटी। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 14/3, सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 26/3। इस तरीके से v1 और v2 जो वेलोसिटी है वो दोनों निकल के आ जाती है। ये है दोनों का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, सिंपल सा इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है कोलिजन पे ही बेस्ड, वो हम करते हैं। इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक, इस केस में जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड ऑल्सो फाइंड आउट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना सा लॉस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियली जो मास गिवन है वो है 2, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मास गिवन है 4, 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हमें निकालनी है, ऐसी है अपने पास में, ये ऐसी है, इसकी वेलोसिटी है v1, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है v2, ये है 2,
ये है 4। इस तरीके से 2 और 4 ये जो वेलोसिटी हैं ये हमने लिख दी हैं। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है कितनी अपने पास में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है वो होगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी से तरीके से। तो देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, v1 और v2। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी क्योंकि दो वेरिएबल निकालने हैं। तो एक इक्वेशन तो सिंपली बन जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी। जितना लीनियर मोमेंटम इनिशियली है उतना ही लीनियर मोमेंटम फाइनली होगा। तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 6, ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम है 2v1 प्लस 4v2। तो 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। तो 44 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। ठीक है, तो ये बन जाता है 22, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये बन गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की पहली इक्वेशन है। ओके, बिल्कुल ही डन है यहाँ तक। अब फाइनल जो दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए होगी वो इक्वेशन भी किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे निकाली जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है 1/2। सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1 और जो अप्रोच है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस 6। तो 10 माइनस 6 जो है वो 4 बनेगा। तो v2 माइनस v1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। 4 को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो v2 माइनस v1 बन जाएगा 2। 4/2 करके ये बन गया है 2। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे बनती है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करना है, उससे करके आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों की इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा। सोल्व करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, सिंपल जो तरीका है उससे करते हैं अब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे किया करते थे, बचपन से ऐसे एडिशन बहुत बार किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन हैं उनको एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 22 में 2 ऐड करा तो हो चुका है 24। ठीक है, इस तरफ v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3v2। 3v2 इज इक्वल टू 24, v2 इज इक्वल टू 24/3। तो 24/3 है वो अपने पास से बन जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो v2 है वो वेलोसिटी आ गई है 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है जो v1 है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो v2 तो अपने पास में आ ही चुका है। तो अब इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इज इक्वल टू 8 माइनस v1। तो v1 को मैं लेफ्ट में ले गया, 2 को मैं राइट में ले गया, तो इसका आंसर आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो v1 है उसकी वैल्यू आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से v1 और v2 हैं, इन दोनों की वेलोसिटी आ गई है। ये अपने पास में बन गया इसका फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला जो है क्वेश्चन वो क्या है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है उसको कैसे निकाला जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ पहले पार्टिकल का मास इंटू पहले पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल जो है उसका मास है 4 और उसकी वेलोसिटी है 6। 4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये आ गई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल जो 2 kg का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बन गई है v1, मतलब कि 6
और जो दूसरा पार्टिकल है 4 kg का, उसकी वेलोसिटी बन गई है v2, जो कि है 8 का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको लिखता हूँ, हाफ इंटू 2 से ये बन चुका है 100, प्लस ये बन चुका है 2, तो ये बन जाता है 72, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 6 जा 36, प्लस 2, तो ये अपने पास ही बन जाता है 128। तो 172 माइनस ये बन जाएगा 164, तो इसका जो आंसर बन जाता है वो है 8 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है उसकी वैल्यू है 8 जूल। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी कंसेप्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ हमने निकाल दिया है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तब क्या सिनेरियो बनेगा, तब अपना आंसर किस तरीके से आएगा। इफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इनइलास्टिक, दो पार्टिकल है उनके बीच का जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है, देन फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एक पार्टिकल है 2 kg का, जो कि चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। दूसरा पार्टिकल है 3 kg का, जो कि चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ऐसे है अपने पास में सिनेरियो, दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करें और इनके बीच का जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक नहीं बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फाइनल वेलोसिटी बतानी है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो कोलिजन जैसे ही हो जाएगा तो कोलिजन के बाद में दोनों पार्टिकल एक साथ चलने लग जाएंगे। तो 2 + 3 kg है, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे होंगे v वेलोसिटी से। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मास हो चुका है 5 और फाइनल वेलोसिटी है v, तो ये बन चुका है 20 + 15 इज इक्वल टू 5v। तो 35 इज इक्वल टू 5v, तो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बन जाती है 35/5। तो 7 मीटर पर सेकंड से दोनों पार्टिकल्स चल रहे होंगे, क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम ही बन जाएगी, सेपरेशन भी नहीं होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो निकल के आ गई है। अगली जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ हाफ, पहले पार्टिकल का मास है 2 और उसकी वेलोसिटी है 10। अगला जो पार्टिकल है हाफ, उसका मास है 3 और उसकी वेलोसिटी है 5, माइनस हाफ, कंप्लीट जो पार्टिकल बन गया उसका मास है 5 और उसकी वेलोसिटी बन चुकी है 7। तो ये आ जाता है 100 + 75/2 माइनस
245 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें मैं अगर 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो बन जाता है 200 प्लस 75 माइनस 245। तो 275 माइनस 245 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से इसको घटाया तो बन चुका है 30/2, जो कि बन जाएगा अपने पास में 15 जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, उसका आंसर बन जाता है 15 जूल। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अपने पास में तीनों टाइप के जो कोलिजन है वो हो गए हैं, और तीनों टाइप के कोलिजन पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। ठीक है, नोट्स इन सब के आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो बेटा देखो नोट क्या है अपने पास में। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों का अगर मास इक्वल है, ठीक है, और दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा, तो उस केस में क्या है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेती हैं, या अपने मोमेंटम है उसको इंटरचेंज कर लेती हैं। ठीक है, इफ इलास्टिक कोलिजन इज बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में और उनका अगर मास सेम है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो अपनी वेलोसिटी है उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, इस चीज़ को जैसे समझो, जैसे कि ये अपने पास में है m मास की बॉडी है, ये इधर चल रही है u1 वेलोसिटी से। एक अपने पास में दूसरी है m मास की बॉडी, इन दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन ही हो रहा है क्योंकि हेड ऑन ही पढ़ रहे हैं अभी तक के लिए। इसकी वेलोसिटी है u2। अब देखो जैसे ही इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने के बाद में इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। भाई एक की वेलोसिटी बन गई है v1 और दूसरे की वेलोसिटी बन गई है v2। ठीक है, वेट इनको उल्टा लाना सही। ठीक है, पहले वाले की वेलोसिटी जिसकी u1 थी उसकी बन गई है v1, दूसरे की वेलोसिटी जिसकी u2 थी उसकी बन गई है v2। ठीक है, पहले u1 u2 थी, बाद में बन गई है v1 v2। ऐसे इन दोनों की वेलोसिटीज बन गई हैं। तो इस केस में क्या है कि इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू u1 प्लस दूसरी बॉडी का मास इंटू u2, mv1 प्लस mv2। तो इसका मतलब क्या है कि u1 प्लस u2 क्या बन जाता है, v1 प्लस v2। दूसरी इसमें इक्वेशन लगा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1। ठीक है, तो इसको अपोजिट साइड लिख देते हैं ताकि अपने लिए कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाए। अप्रोच की वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ पहले, तो अप्रोच की वेलोसिटी हो जाएगी u1 माइनस u2, और सेपरेशन है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1। क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, इस केस में ये ज़्यादा है ये कम है, ये चीज़ ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इसमें हो जाता है u1 प्लस u2 में ऐड करते हैं u1 माइनस u2, ये बन जाता है 2u1, और इस तरफ है v1 प्लस v2, राइट साइड में है v2 माइनस v1। ये बेटे गलत लिख दिया था, सही है। अब तो 2u1 है, राइट साइड की देखो अपने पास में v1 से v1 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2v2। तो u1 की वैल्यू बन गई है v2 के इक्वल। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये अपने पास में u1 और v2 दोनों सेम ही है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो u2 जो है वो किसके इक्वल हो गया है, v1।
तो बस ये इतना सा सिंपल सा सिनेरियो बन गया है। इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसको मिल गई है, इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसको मिल गई है, बस ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको जो कंसेप्ट याद रखना है वो क्या है कि अगर ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा मास 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, इनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। जो इस तरफ वाला है वो 8 से जा रहा होगा, आगे वाला है वो 4 से जा रहा होगा। वेट, उल्टी वेलोसिटी लिख दी है भाई, रुको जरा। अगर इसकी 8 हुई तो ये कोलिजन ही नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आगे वाला स्लो है, पीछे वाला फास्ट है, ऐसे कर लो इस एग्जांपल को। इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है, तो इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज होके ये बन गई है 4, ये बन गई है 8। ऐसे इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। जो वेलोसिटी पहले थी वो बाद में हो गई है, मतलब कि एक बॉडी ने अपना मोमेंटम दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है या एक इम्पोर्टेंट सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखो। अगर एक बॉडी है जो कि u1 वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, आगे हमने दो मास रखे हुए हैं, 1 2 3 कर लो भाई, 3 मास रखे हुए हैं इस तरीके से, बॉडी नंबर 1 2 और 3 और 4, टोटल 4 मास है, ठीक है। ऑल मास आर सेम, ये पहले है, रेस्ट पे हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। एंड कोलिजन इज इलास्टिक, ये सारे के सारे मास है ये सेम है और इनके बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ठीक है। तो इस केस में ड्रॉ करो, ड्रॉ फाइनल सिचुएशन। इस केस में जो फाइनल सिचुएशन होगी उस सिचुएशन को आपको ड्रॉ करना है। तो बेटा फाइनल सिचुएशन है उसको ड्रॉ करते हैं। देखो क्या है, ये वाला जो मास है ये अपनी जो मोमेंटम है अगले को ट्रांसफ़र करेगा, ये अपना अगले को ट्रांसफ़र करेगा, ये उससे अगले को ट्रांसफ़र करेगा, इस तरीके से मोमेंटम ट्रांसफ़र होता हुआ चला जाएगा। फाइनल सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि जो मास हैं 1 2 और 3 वो तीनों हो जाएंगे रेस्ट पे, और जो फोर्थ वाला जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ u1 वेलोसिटी से जा रहा होगा। ये बन जाती है इस केस में फाइनल सिचुएशन, ठीक है। बस इतना सा इसका कंसेप्ट था। इसके बाद में जो अगला कंसेप्ट है वो है कि इलास्टिक कोलिजन विद वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, कि इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा है बट किसके साथ में, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के साथ में। वो हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। एक मान लेते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज मास है या बहुत हैवी मास है, ठीक है। इसके साथ में एक लाइट मास की ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन कर रही है। इस केस में ऐसा है बेटा, जो कैपिटल एम है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू स्मॉल मास, ठीक है। इनके बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तब के लिए सिचुएशन लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सिचुएशन वैलिड नहीं है। ओके, कोलिजन के बाद वाला जो डायग्राम है वो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बनाऊंगा। तो इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। अगर ये वाली ऑब्जेक्ट है ये आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, जो स्मॉल मास है वो आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ओके। तो अब हमें बताना है फाइनली जो लार्ज वाली ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल वाली ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसा कोई भी केस आएगा ना बेटा, तो उस केस में मान के चलेंगे कि लार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, क्योंकि छोटी सी ऑब्जेक्ट से इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जो लार्ज वाली ऑब्जेक्ट है वो तो 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रही होगी, स्मॉल वाली ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी मान लेंगे कि v हो गई है,
अब ये जो v है यही हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लगाना होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों के बीच जो सेपरेशन की वेलोसिटी है और इनके बीच जो अप्रोच की वेलोसिटी है वही लिखने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की क्या है, ये v से आगे जा रहा है, 4 से पीछे आ रहा है, तो v-4। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो वो हो जाती है 4 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 4 माइनस, तो v-4 इज इक्वल टू 2, तो जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है इस वाली ऑब्जेक्ट की वो बन जाती है अपने पास में 6 मीटर पर सेकेंड की, 6 की स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो जाता है इलास्टिक कोलिजन विद हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट के साथ में जो इलास्टिक कोलिजन है वो डन है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉट अप्लीकेबल हियर। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाएंगे। हाँ, एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उस चीज़ को अप्लाई हम नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस पे वेस्ट करते हैं। एक बहुत ज़्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से एक लाइट सी ऑब्जेक्ट के साथ पास में, जो कि है अपने पास में बहुत लाइट, जिसका मास है स्मॉल m, और ये आ रहा है इसकी तरफ में 1 मीटर पर सेकंड से। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी इन दोनों की ड्रॉ करनी है। बिफोर, ये अपने पास में सिचुएशन है आफ्टर, आफ्टर की वेलोसिटी इसकी बतानी है। इसकी आफ्टर वाली वेलोसिटी मान लेते हैं कि v हो गई है। इस v की वैल्यू बतानी है, क्योंकि कैपिटल M की वेलोसिटी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। स्मॉल m की जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में ओनली 5 सेकंड है। क्वेश्चन को लिखो और आंसर करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7 सेकंड दे दी हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, निकालते हैं अब करेक्ट तरीके से आंसर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी v-3, अप्रोच की वेलोसिटी हो जाएगी 3 + 1, तो v-3 इज इक्वल टू 4, और वेलोसिटी हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। तो 7 इसका सही आंसर था। ठीक है, तभी मैंने 7 सेकंड दी थी। वाह, क्या जोक है, नकली सा। चलो तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, A ball falls from a height such that it strikes the floor of lift at 10 meter per second. If lift is moving in upward direction with velocity 1 meter per second, then velocity with which the ball rebound after elastic collision will be. तो इलास्टिक कोलिजन के बाद में जो बॉल है वो किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बॉल है क्योंकि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, जब नीचे पहुंचती है तो है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है अपने पास में लिफ्ट का बॉटम। ठीक है, लिफ्ट कंप्लीटली ऐसी शेप में है भाई, पूरी लिफ्ट जैसी ही है। ठीक है, अब जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो लिफ्ट का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है एज कंपेयर टू जो बॉल का वेट है। ठीक है, तो ये लाइन तो मैंने मिटा ही दी है। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन बन गई है ये। फाइनल सिचुएशन क्या बन जाएगी कि जो लिफ्ट है वो तो 1 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर की तरफ जा रही होगी, जो बॉल है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है व्यू वी वी बन जाएगी। तो ये अपने पास में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है।
तो पहले कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये लगा लेंगे, इलास्टिक कोलिजन है। तो पहले देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, बॉल है वो नीचे आ रही है, तो दोनों के बीच में जो अप्रोच है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10+1। सेपरेशन है, इसकी वेलोसिटी निकालती है, बॉल ऊपर जा रही है, ये इससे पीछे आ रही है, तो v-1, तो 11 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v-1, तो वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही होगी। बस ये इतना सा आंसर बनता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, कोलिजन विद वॉल, कि जो वॉल है उसके साथ में कोलिजन। ठीक है, कोई बॉल है उसका कोलिजन हो रहा है दीवार के साथ में। ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से कोलिजन को हम लिखेंगे, क्या उसमें कोलिजन के जो सिनेरियो हैं वो बने, ये चीज़ हमें समझनी है। इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कोलिजन विद वॉल, उसमें सबसे पहला टाइप का जो कोलिजन है वो आता है इलास्टिक कोलिजन। ऐसा मान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बॉल के साथ में। ऐसे है बेटा अपने पास में वॉल, ये ऐसे एक वॉल है, इस पे कोई u वेलोसिटी से कोई बॉल आके टकराई है। तो देखो इलास्टिक कोलिजन है, हमें ऑलरेडी पता है कि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम ही रहेगी। कोई बॉल u वेलोसिटी से आके टकराएगी तो वो u वेलोसिटी से ही रीबाउंड करेगी। तो इलास्टिक कोलिजन में ये अपने पास में आंसर आ जाए। ठीक है, जिस वेलोसिटी से टकराई है उसी वेलोसिटी से रीबाउंड करेगी। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है सेकंड केस, कि इन इलास्टिक कोलिजन है और इन इलास्टिक जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन ई है। तो इस केस में किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये अपने पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है ई, और ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉल u वेलोसिटी से स्ट्राइक करी है, तो किस वेलोसिटी से रीबाउंड करेगी ये हमें निकालना है। इस केस में हमें v निकालना है बेटा। ठीक है, बॉल जो है, बॉल तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट पे ही है, बॉल का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेस्ट पे है बॉल। तो इसमें कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रेस्ट पे थी, इसके तरफ आ रही है u स्पीड से, तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये हो जाएगी u, और जो बॉल है वो रीबाउंड करेगी v वेलोसिटी से, वो हो जाएगी v वेलोसिटी से जो रीबाउंड करेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी e इंटू यू। तो ये आंसर आ जाता है कि जो v वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है e इंटू यू। तो इसका मतलब है कोई बॉडी अगर u वेलोसिटी से आ रही है तो वो रीबाउंड करती है e इंटू यू की स्पीड से। एनी बॉडी स्ट्राइक द वॉल with velocity u, it will rebound with speed u। परफेक्टली इनइलास्टिक तो इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब कि आई बॉल और चिपक गई, खत्म बात, उसका तो कोई सिनेरियो बनता भी नहीं है, उसका कोई याद रखने का मतलब भी नहीं बनता। अब इस केस में देखो इनइलास्टिक ही अपने पास में एक इंपॉर्टेंट केस बनता है। अगर कोई बॉल है वो h हाइट से गिर रही है उस सरफेस पे, तो वो कितनी हाइट तक रिबाउंड करेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये अगर कोई बॉल है वो h हाइट से गिर रही है, ठीक है, तो वो कितनी हाइट तक के लिए रीबाउंड करेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो ऐसा क्वेश्चन है वो करते हैं। इफ ए बॉल फ्रॉम हाइट h, ठीक है, ऑन इलास्टिक
ऑन इलास्टिक बॉल, सॉरी इन इलास्टिक बॉल, इन इलास्टिक बॉल पे जो बॉल स्ट्राइक करती है, इट विल रीबाउंड अप टू ई स्क्वेयर एच, ये ई स्क्वेयर एच हाइट तक रीबाउंड करेगी। ये है अपने पास में बॉल, मतलब वॉल, इस पे कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल है बेटा, एच हाइट से नीचे गिरी है। एच हाइट से कोई भी बॉल नीचे गिरती है तो इसकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो वेलोसिटी है वो हो जाती है अंडर रूट 2gh, ठीक है, जो वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक करेगी वो हो जाती है अंडर रूट 2gh। अब ये जो बॉल है वापिस रिबाउंड करेगी, ठीक है, तो वापिस कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी और कितनी हाइट तक ये जाएगी। तो ऐसा मान लेते हैं इस हाइट एच डैश हाइट तक जा रही है, ठीक है, और ये बॉल कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी, बेटा सिंपल सी बात है, EU वेलोसिटी से रिबाउंड करती है। तो अगर कोई बॉल EU वेलोसिटी से रिबाउंड करती है तो कितनी हाइट तक जाती है, तो उसका आंसर आ जाता है यू स्क्वेयर बाई 2g, मतलब जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब जिस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही है उसका स्क्वेयर, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2g से, तो e इंटू यू, तो ये बन जाता है ई स्क्वेयर, अंडर रूट 2gh का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2gh अपॉन 2g। तो जिस वेलोसिटी तक रीबाउंड करेगी उसकी वैल्यू हो जाती है ई स्क्वेयर एच। तो कोई भी बॉल अगर एच हाइट से गिरेगी तो ई स्क्वेयर एच हाइट तक रीबाउंड करेगी। ओके, इस चीज़ को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, कोई भी बॉल अगर एच हाइट से गिरती है तो वो वापस रिबाउंड कितनी हाइट तक करती है, ई स्क्वेयर एच तक। अगर कोई बॉल 2 मीटर से गिरी है तो वो रीबाउंड करेगी 2 मीटर इंटू ई का स्क्वेयर, इतनी हाइट तक। क्लियर सी बात है, क्योंकि ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है वो हाइट है वो लेस देन 1 ही रहेगी। ओके, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर यू से स्ट्राइक कर रही है तो ई यू तक ऊपर जाएगी, हाइट में अगर एच हाइट तक गिर रही है तो ई स्क्वेयर एच हाइट तक वापिस रिबाउंड। ये बनता है अपने पास में सिनेरियो। नेक्स्ट है भाई, इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है वो करते हैं। इफ है बॉल fall from height h on inelastic ball, एक बॉल है जो कि h हाइट से फॉल कर रही है इन इलास्टिक बॉल पे ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ठीक है, देन फाइंड आउट, तो उस केस में फाइंड आउट हमें क्या करना है, सबसे पहले इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन सेकंड रिबाउंस, जो दूसरा वाला रिबाउंस था उसमें कितना इम्पल्स इम्पार्ट करेगी। सेकंड हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, बॉल ने कितना डिस्टेंस चला होगा, और टोटल टाइम ऑफ बॉल बिफोर स्टॉप, तो जो बॉल है उसका स्टॉप होने से पहले कितना टाइम ले लेगी बॉल, ये हमें तीन चीजें निकालनी है। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ध्यान रखने हैं बस, इस चीज का करके आंसर आ जाएंगे। सबसे पहला अपने पास में जो काम है वो क्या है कि बॉल पे इम्पल्स कितना लग रहा होगा सेकंड रिबाउंड्स पे, तो वो निकालते हैं। ऐसे है अपने पास में सरफेस, सबसे पहले सिनेरियो में क्या होगा, बॉल है वो एच हाइट से नीचे गिरेगी, एच हाइट से नीचे गिरेगी, तो सबसे पहला जो रिबाउंस है वो अपने पास में इस तरीके से होगा, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा कम नीचे गई है, दूसरा रिबाउंस है वो ऐसे होगा, तीसरा रिबाउंस है वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके बॉल रुक जाएगी। बेटा ये वाला जो है ये है फर्स्ट रिबाउंस,
सबसे पहली बार आके स्ट्राइक करना, उसके बाद में रिबाउंड करना, इसको बोला जाता है सेकंड रिबाउंड। ये है अपने पास में दूसरी बार जो बॉल ने रिबाउंड किया है वो। पहली बार जो बॉल नीचे गिरी है वो अपने पास में यू वेलोसिटी से गिरी है, पहले रिबाउंड में उसकी जो वेलोसिटी बन जाएगी EU बनेगी, ठीक है। और क्योंकि EU से ऊपर गई है तो वापस भी EU से ही नीचे गिरेगी, नीचे जो गिरती है वो है EU से। अब जो रिबाउंड करेगी वो होगा E² इंटू यू। क्लियर है, हर बार एक ही से मल्टीप्लाई होती हुई चली जाती है। फर्स्ट रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड, इसी के लिए इम्पल्स निकालना है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें इम्पल्स का आंसर हो जाता है चेंज इन मोमेंटम। जब फाइनल मोमेंटम है वो तो प्लस में है, मास इंटू E² यू। इनिशियल मोमेंटम है वो अपने पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस E इंटू मास से भी तो मल्टीप्लाई करना है बेटी। इनिशियल मोमेंटम है वो इतना हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस। तो इसका आंसर आ जाता है MEU, और इधर पे बन जाता है E+1। MEU को कॉमन ले लिया और E+1 बन गया। तो इस केस में जो इम्पल्स है उसका आंसर ये हो जाता है। ओके, बट U तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, क्वेश्चन में H की टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहली बार जब बॉल H हाइट से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। इसका आंसर आ जाएगा ME√2gh इंटू E+1। यह आंसर आ जाता है इम्पल्स का। इससे ज़्यादा इम्पल्स में और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड आता अपने पास में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। बॉल टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी स्टॉप होने से पहले। तो भाई पहली बार जब बॉल गिरी है तो H साइड से गिरी है, वापिस जब बॉल रिबाउंड कर रही है तो है E²H। इससे अगली बार जो बॉल रिबाउंड कर रही है वो है E⁴ इंटू H। ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं कि बॉल ने कितना डिस्टेंस चला है टोटल। तो डिस्टेंस है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो है H, ऊपर से नीचे आना H। अब नीचे से ऊपर जो गया है वो है E²H, वापिस ऊपर से जो नीचे आया है ये है E²H। उसके बाद में नीचे से ऊपर गया है वो है E⁴ इंटू H, ऊपर से नीचे आया है E⁴ इंटू H। ऐसे ऐसे नेक्स्ट होता हुआ चला जाएगा। H+2E²H +2E⁴H अप टू सोन। तो इसमें से पहली टर्म में कुछ नहीं करते हैं, अगली जो टर्म है उनमें से 2E²H मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 +E² E⁴ ऐसे ऐसे इसकी नेक्स्ट टर्म होती हुई चली जाएगी। ये अपने पास में बन गया है डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है बॉल का। पर बेटा ये तो अपने पास में एक GP बन गई है, ठीक है। जो सीरीज है उस वाली वीडियो देख सकते हो, अगर जिसको नहीं पता है GP क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, नहीं पता है तो उस केस में देखा जा सकता है। तो ये बेटा अपने पास में GP बन गई है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और हर टर्म में E² से मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में सम निकालने का तरीका क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ये हो जाता है GP का सम, H+2E²H अपॉन 1 माइनस E²। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस E², H माइनस HE² +2E²H। 2E²H में से E²H घटाया तो ये बन जाता है H इंटू H प्लस E²H अपॉन 1 माइनस E²। H को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 +E² अपॉन 1 माइनस E। ये हो जाता है अपने पास में टोटल डिस्टेंस जो बॉल ने मूव किया है वो। सिंपल सा रिजल्ट है, इसी तरीके से कोई भी आंसर निकालना पड़ सकता है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके,
डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस के बाद में निकालना है टोटल टाइम, बॉल को टोटल कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने से पहले। सिमिलर तरीके से ही टाइम लिख लेंगे, टोटल टाइम। पहली जब बॉल गिर रही है ऊपर से नीचे तक, तो उस केस में उसको कितना सा टाइम लग रहा है। कोई भी बॉल अगर h हाइट से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, बिल्कुल डन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको कितना सा टाइम लगेगा, अंडर रूट ऑफ 2e² h/g प्लस ऊपर से वापस नीचे गिरने में भी सेम ही टाइम लगेगा, 2e² h/g प्लस अंडर रूट ऑफ 2e⁴h/g। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में भी यही टाइम लगेगा, 2e⁴ इंटू h/g। ऐसे ऐसे नेक्स्ट टर्म बनती हुई चली जाएंगी। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन है उसमें से मैं अंडर रूट ऑफ 2h/g तो ले लिया है कॉमन। ठीक है, पहली वाली टर्म में से कुछ कॉमन नहीं लिया है। दूसरी, हर टर्म इससे आगे वाली दो दो बार एग्जिस्ट कर रही हैं, 2e²h/g 2 इंटू 2e⁴h/g, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट टर्म बनती हुई जा रही हैं। ओके, तो ये अपने पास में बन गया है सिनेरियो। अंडर रूट ऑफ 2h/g, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे नेक्स्ट जो भी टर्म है उनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 2h/g। ठीक है, साथ साथ में e² को भी कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में बचेगा 1, अगली टर्म में बचेगा रूट ऑफ e² जो कि होगा e, उससे अगली टर्म में बचेगा e², e³, ऐसे ऐसे सारी टर्म्स बनती हुई चली जाएगी। अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस 2e इंटू 2h/g, ये अपने पास में अब जीपी बन गया है। अब इस जीपी का सम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, अंडर रूट ऑफ 2h/g कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2e/1 माइनस ई, अंडर रूट ऑफ 2h/g 1 माइनस ई, एलसीएम आ गया है 1 माइनस ई प्लस 2e। तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 2h/g 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये लग जाता है टोटल टाइम। इतना सिंपल सा इसका रिजल्ट था, बस रीअरेंज ही करना था और ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा इसका सिनेरियो है। इससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट अपने पास में आता है ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा ओब्लिक कोलिजन को सोल्व करना इतना इजी नहीं है कि डायरेक्ट ही कुछ भी चीज़ करी और ओब्लिक कोलिजन को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ओब्लिक कोलिजन में कुछ कंसेप्ट हैं जिनका लगा के प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो लिखते हैं। ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन है, उसके बारे में लिखता हूँ। अपने पास में एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा था। इसके बाद में दूसरा पार्टिकल है m2, जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा था। ऐसे ऐसे दोनों पार्टिकल्स जा रहे हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में। थोड़ी सी देर बाद में दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और दोनों की जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो है ये। दोनों की जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो है ये। एक पार्टिकल है
वो इस तरफ कहीं पे चला गया, दूसरा पार्टिकल है वो इस तरफ। इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है इस डायरेक्शन में v1, दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गई है वो इस डायरेक्शन में हो गई है v2। ऊपर की वेलोसिटी है भाई v1, नीचे की वेलोसिटी है v2। ऐसे कुछ हमने इक्वेशन मान ली है। ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल अल्फा, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये है बीटा। ऐसे होता है अपने पास में ओब्लिक कोलिजन। कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनका एंगल और ये सब चीज़ें उसकी बनती हैं। प्रॉपर है, इजी है, डायरेक्शन लिख दी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक तो ये v1 है, एक ये v2 है, ये नहीं पता है, एंगल अल्फा और बीटा, चार वेरिएबल हैं अपने पास में। चार वेरिएबल के लिए चार के इक्वेशन चाहिए हमें। तो जो चार इक्वेशन है वो बता सकता हूँ। एक इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक्स डायरेक्शन में। वो इक्वेशन क्या बनेगी, इस पार्टिकल का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, इसका मास है m1, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v1 कोस अल्फा, इस पार्टिकल का मास है m2 और इसकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v2 कोस बीटा है, v2 कोस बीटा। इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसकी इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम जो है वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल वाई में नहीं जा रहा है। m1 वाले पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, v1 का साइन अल्फा, तो m1 इंटू वी1 साइन अल्फा। दूसरा जो m2 वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो उसकी नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगी v2 साइन बीटा, तो माइनस m2v2 साइन बीटा। नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए उसको माइनस में लिखा, माइनस वाई की तरफ है इसलिए। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में अपने पास में दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके पर दो से काम नहीं चलने वाला है, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे जो कि होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। इसकी वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। एक इक्वेशन यहाँ से सोल्व हो जाएगी। और इसके अलावा नंबर फोर्थ अपने पास में कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, या तो अल्फा बीटा का रिलेशन पता हो, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी पता हो, या अपने पास में कोई गिवन सिचुएशन हो, तभी जाके फोर्थ इक्वेशन बन पाएगी। इन सब चीज़ों से फोर्थ इक्वेशन हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल बन जाते हैं, ठीक है, जिनको मैथमेटिकली सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चार इक्वेशन अगर बन भी जाएं तो भी हमारे लिए सोल्व करना उतना ईजी नहीं है जितने ईजिली हम सोच रहे हैं। ओके, तो ऐसा इस केस में रहता है। पर ओब्लिक कोलिजन में एक स्पेशल केस है जिसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, ठीक है। तो स्पेशल केस जो है वो देखते हैं। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस है उसको समझो। इफ टू इक्वल मास पार्टिकल्स, दो इक्वल मास के पार्टिकल्स हैं, कोलाइड इलास्टिकली, दो पार्टिकल हैं वो इलास्टिकली कोलाइड करे हैं एंड ओब्लिगली, ठीक है, मास उनका सेम है, उनके बीच का कोलिजन इलास्टिक है और उनका जो कोलिजन है वो ओब्लिक कोलिजन भी है। तो क्या होगा, देन देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऐसे लिख लो चाहे, आफ्टर कोलिजन will makes 90 डिग्री एंगल,
तो कोलिजन के बाद में इनकी जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। एक मास है m, दूसरा मास भी है m। एक u1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक u2 वेलोसिटी से। ओब्लिक कोलिजन इनके बीच में हुआ, तो कोलिजन के बाद में क्या है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी है v2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों की वेलोसिटीज के बीच में एंगल है, या इन दोनों के जो मोमेंटम है उसके बीच में एंगल है, वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। ये अपने पास में एक स्पेशल केस आता है जिससे मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। यही अपने लिए इंपॉर्टेंट केस है वो बनेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि ओब्लिक कोलिजन अगर वॉल के साथ हो तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, उसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ओब्लिक कोलिजन विद वॉल, वॉल के साथ में ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, इस तरीके से है अपने पास में एक वॉल, ये अपने पास में वर्टिकल। एक मान लेते हैं एक मास m है, वॉल की तरफ में जा रहा है। ठीक है, वॉल की डायरेक्शन में जा रहा है, वो u वेलोसिटी से वॉल की डायरेक्शन में जा रहा है और वॉल के साथ में एंगल थीटा से स्ट्राइक करता है और वॉल से टकराने के बाद में इस तरीके से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। ठीक है, और कोलिजन के बाद में जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। कोलिजन से पहले जो एंगल था वो थीटा था, कोलिजन के बाद में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। अब इसके बाद में इसके हम कंपोनेंट कर लेते हैं। तो अब देखो बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यू का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो बन जाता है थीटा, और एम का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बन जाता है इसके मोमेंटम का एम, या सिर्फ यू कर लेते हैं, यू कोस थीटा। ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाता है यू साइन थीटा। ऐसे ही वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो वर्टिकल तो यही डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल सेम ही होते हैं, तो इस एंगल को लिख दिया अल्फा। v का इधर वाला कंपोनेंट बन गया है v कोस अल्फा, इस तरफ का कंपोनेंट बन गया है v साइन अल्फा। तो अब यहाँ पे अपने पास में जो चीज़ें हैं वो लगाते हैं। अलोंग द वॉल जो होता है ना मोमेंटम, वो कंजर्व होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ना कोई इम्पैक्ट फोर्स लगा है ना कुछ और लगा है। सिंस अलोंग द वॉल, बेटा वॉल के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहती है, तो u साइन थीटा और v साइन अल्फा ये दोनों सेम ही है। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा, ये बन जाती है अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लगाते हैं नॉर्मल टू द वॉल। नॉर्मल टू द, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वो e था। वॉल से नॉर्मल की डायरेक्शन में, वॉल से नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल अपने पास में आ रहा था, उसको अगर मैं e से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तब जाके बन जाती है फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है बेटा ये फॉर्मूला? अगर हमें कोई बॉल है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आ रही है, या वॉल से वो टकरा रही है u वेलोसिटी से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, e टाइम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इन इलास्टिक बॉल के केस में ये लिखा था,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। बस इसी चीज़ का अब यूज कर लेते हैं। ई टाइम ऑफ, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है नीचे की तरफ स्ट्राइक करने की, वो है यू कोस थीटा। ई इंटू यू कोस थीटा। फाइनल वेलोसिटी रीबाउंड के बाद की वेलोसिटी वो बन जाती है वी कोस अल्फा। वी कोस अल्फा, ये बन गई है इक्वेशन नंबर। ऐसे बन जाती है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इस केस में कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड। तो u साइन थीटा अपॉन ई यू कोस थीटा इज इक्वल टू वी साइन अल्फा अपॉन वी कोस अल्फा। तो u से u कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस टेन थीटा अपॉन ई, v से v कैंसिल आउट, इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये बन जाता है अपने पास हमें इसका आंसर। टेन थीटा अपॉन ई विल बी इक्वल टू टेन अल्फा। ये जो रिजल्ट है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर कोई बोल है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है, वहाँ पे कोई बोल अगर एंगल थीटा पे आ रही है और अल्फा से रिबाउंड कर रही है, तो उसमें टेन थीटा अपॉन ई इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये कंडीशन फॉलो करी जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी सा कंसेप्ट है। चलो भाई और क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। एक दो क्वेश्चन हैं इन कंसेप्ट पे बेस्ड। एक बेटा इस एक्सिस को मैंने बोल दिया है वाई एक्सिस, इस तरफ को बोल दिया है मैंने माइनस एक्स। एक ऐसा सा इंक्लाइन प्लेन हमने बना रखा है जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ओके, एक बॉल है, इस तरफ की डायरेक्शन में आई है, ठीक है, इस तरफ की डायरेक्शन में आई है बॉल। यहाँ से अपने पास में बॉल ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद में इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई ऑफ दिस सरफेस। ये जो अपने पास में सरफेस है, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा अपॉन ई इज इक्वल टू टेन अल्फा। टेन थीटा अपॉन ई विल बी इक्वल टू टेन अल्फा। ऐसे अपने पास में है, इस सरफेस पे मैंने नॉर्मल बना दिया है। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या बन जाएगा 60। ये अपने पास में नॉर्मल है, इतना सा जो बचा हुआ एंगल है वो बन जाता है 30 डिग्री। ओके, अब ये दोनों जो टोटल हैं, ठीक है, पहले ये समझो ये वाला जो एंगल है ये बना है 60, टोटल जो एंगल था वो 90 था क्योंकि ये नॉर्मल ही बना है वॉल पे, तो इसलिए ये एंगल हो गया है 30। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक एंगल 30 है तो एक एंगल क्या बन जाता है 60 डिग्री। तो जो एंगल थीटा है जिस पे स्ट्राइक करी थी वो था 30, और जो एंगल है दूसरा उसकी वैल्यू है 60, जिस पे रिबाउंड कर रही है वो है 60। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टेन 30 अपॉन ई विल बी इक्वल टू टेन 60। टेन 30 को मैंने लिख दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 3 ई इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ई को मैं लेफ्ट में ले गया, ई को मैं राइट में ले गया, 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 दोनों लेफ्ट में आ गए। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये अपने पास में हो जाता है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही हमें निकालना था। चलो एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उस क्वेश्चन को करते हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन, अ बॉल इज बाउंसिंग डाउन ऑन द सेट ऑफ स्टेयर्स। एक बॉल है किसी स्टेयर्स पे बाउंस करती हुई जा रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वहाँ का ई, द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज डी। हर स्टेप की जो हाइट है वो डी है।
और बॉल जो है वो हर स्टेप पे बाउंस कर रही है। आफ्टर बाउंस द बॉल रिबाउंड एच हाइट एच अबाउट द नेक्स्ट लोअर स्टेप, नेक्स्ट लोअर स्टेप से एच हाइट तक रिबाउंड करती है। हर किसी की विड्थ को नेग्लेक्ट करना है एच के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में सब के सब कोलिजन हेड ऑन है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। चलो तो बेटा इसमें स्टेयर्स बनाता हूँ। इस तरीके से हैं अपने पास में स्टेयर्स। ठीक है, हर कोई स्टेयर है उसकी हाइट है डी। ठीक है, बॉल है मान लेते हैं किसी हाइट से गिरी है और यहाँ पे उसने रिबाउंड किया है इस तरीके से। ओके, ये अपने पास में ऊपर से नीचे किसी तरीके से गिरी होगी और यहाँ पे इसने जो रिबाउंड किया है वो किया है एच हाइट तक। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है इसकी हाइट है डी और इसने जो रीबाउंड किया है वो क्या है कि एच अबाउट द नेक्स्ट लोअर स्टेप। अच्छा, अगला जो लोअर स्टेप है उससे एच हाइट तक इसने रीबाउंड किया है। ओके, तो यहाँ तक का सिनेरियो सही है। इससे अगला स्टेप बेटा बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉल है वो अपने पास में ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी ऐसे कुछ करके, फिर अपने पास में वापस में ये एच हाइट तक रीबाउंड करेगी। चलो, ये जो हाइट है ये है डी। तो अब अपने पास में इस तरीके का जो सिनेरियो है वो बन गया है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है। अगर मैं ये वाला स्टेप कंसिडर करके चलता हूँ, ये एक, ठीक है, इस केस में जो बॉल है, ठीक है, या इसकी बजाय ये चल के चल लेते हैं, हाँ ये, ठीक है, जो बॉल है वो गिर कितनी हाइट से रही है, एच हाइट से गिर रही है ये जो बॉल है ये। एच को भाई इधर लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए समझना आसान रहे। अब बेटा जो बॉल है वो गिर रही है वो है एच हाइट से, रीबाउंड कर रही है वो है इतनी सी हाइट। तो जो इतना सा लेवल है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है एच, ये है डी, तो जो इतनी सी वैल्यू है ये है एच माइनस डी। तो अगर कोई बॉल एच हाइट से गिर रही है तो वो कितनी हाइट तक रिबाउंड करती है, वो रिबाउंड करती है ई स्क्वेयर एच तक। ई स्क्वेयर एच तक रिबाउंड करेगी, मतलब कि ई स्क्वेयर एच ही एच माइनस डी के इक्वल है। ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है। अब तो अपने लिए कुछ मुश्किल बचा ही नहीं है। ठीक है, एच जो है उसको मैं राइट साइड में लेके चला जाता हूँ। ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एच अपॉन एच वन बन जाएगा, डी अपॉन एच। तो डी अपॉन एच की वैल्यू हो जाती है वन माइनस ई स्क्वेयर। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो एच अपॉन डी बनेगा जो कि हो जाएगा वन माइनस ई स्क्वेयर। ये इस केस में करेक्ट आंसर बन जाता है। बस इतना सा इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर में इतने ही क्वेश्चन है, यही इसका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी जिसमें हम अलग से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उस वीडियो पे ज़रूर से ध्यान रखना।